हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखिए, ये एक चार्ज प्लेन शीट है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करना है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसके लिए सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं वो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। बट ध्यान रखिएगा कि ये जो सरफेस, जो सिलेंड्रिकल सरफेस आप बना रहे हैं, ये शीट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और इसके ये वाला एंड और ये वाला एंड, यानी इसके दोनों एंड्स शीट से इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, और आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेरिवेशन में एक भी नंबर ना कटे, तो आप इसको एज इट इज जैसे मैंने लिखवाया अगर ऐसे लिख देंगे तो आपका कोई भी मार्क नहीं काट सकता। तो प्लीज अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। तो जब हमने गॉसियन सरफेस डिफाइन कर दी है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गॉस थ्योरम अप्लाई करना। सो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, आप सभी को पता है गॉस थ्योरम क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछले बार की तरह ही हम क्या करेंगे, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस को भी तीन सरफेसेस में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट क्या है, ये इसका सर्कुलर बेस जिसको मैंने सरफेस वन बोला है। दूसरा सर्कुलर बेस जिसको मैंने सरफेस टू बोला है। और तीसरा हो गया इसकी कर्व्ड सरफेस जिसको कि मैंने सरफेस थ्री बोल दिया है। तो जब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इस सरफेस इंटीग्रल को, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए फॉर वन प्लस ई डॉट डी ए फॉर सरफेस टू प्लस ई डॉट डी ए फॉर सरफेस थ्री इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा यहाँ पर ई एंड डी ए दोनों चीज आ रही है और उनका डॉट प्रोडक्ट भी है। तो ऑब्वियसली हमें कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। तो पिछली बार की ही तरह मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में दोनों चीजें बना दी हैं। आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे, प्लस एग्जामिनर के लिए समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, सरफेस वन की बात करते हैं। आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो ये देखिए, ये आउटवर्ड नॉर्मल है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और क्योंकि ये पॉजिटिव शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो यहाँ पर ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए भी देखिए, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, ये देखिए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी थीटा 0 हो गया। बट कर्व सरफेस के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा कुछ इस तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या होगी, इस शीट के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में होगी। तो आप देखिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब इस केस में कर्व सरफेस के लिए, यानी कि हमारी सरफेस थ्री के लिए, थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है कि फॉर सर्कुलर बेसिस यानी कि सरफेस वन एंड सरफेस टू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। लेकिन फॉर द कर्व सरफेस जो कि सरफेस थ्री है, इसके लिए थीटा 90 है। और जब थीटा 90 होता है तो ई डॉट डी ए को हम लिखेंगे ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है। तो ये वाला टर्म अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म एंड इतना बचा, तो इसको ही हम आगे लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर सरफेस वन, ई डॉट डी ए को लिखा ई डी ए कॉस 0, क्योंकि फॉर सरफेस वन जो थीटा था वो 0 डिग्री था। सेकेंड सरफेस के लिए भी लिखा ई डी ए कॉस 0, क्योंकि सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए, सेकेंड सर्कुलर बेस के लिए भी आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और क्योंकि ये दोनों सर्कुलर बेसिस इक्वल डिस्टेंस पे थे, मैंने आपको बोला था ना इक्वी डिस्टेंस बनाइएगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी सेम होगी। तो दोनों को मैंने ई ही रखा है और बाहर निकाल दिया। और क्यू एनक्लोज की जगह मैंने लिखा है सिग्मा इंटू ए। ऐसा क्यों, जब भी कोई चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होती है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि क्यू बाय ए। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा एरिया लेना है। क्यू एनक्लोज्ड यानी गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया है, ये है मेरी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ने सिर्फ इतना ही चार्ज तो इनक्लोज किया होगा। और ये एरिया कितना है, ये एरिया इस एरिया के बराबर है जिसको कि मैंने क्या ले रखा है, ए। तो गॉसियन सरफेस के लिए जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कितने एरिया में इनक्लोज्ड है, ए एरिया में इनक्लोज्ड है। तो मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, क्यू एनक्लोज्ड बाय ए। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा को लिखा क्यू एनक्लोज्ड बाय ए। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए।
तो इस क्यू इनक्लोज की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था। अब यहां पर बात करते हैं, ये क्या है, ये जो डीए है, ये आपकी सरफेस वन का एक छोटा सा एरिया है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे सरफेस वन का टोटल एरिया मिलेगा। अब देखो, ये है मेरी सरफेस वन, यानी ये क्या है, एक सर्कुलर बेस, और इसका एरिया, टोटल एरिया मैंने क्या मान रखा है, ए। इसी तरीके से सरफेस टू का भी टोटल एरिया मैंने क्या मान रखा है, ए। तो जब मैं डीए को फॉर सरफेस वन इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे सरफेस वन का टोटल एरिया मिलेगा जो कि ए है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए। सिमिलरली सरफेस टू के लिए भी मुझे, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए, क्योंकि सरफेस टू का भी अगर मैं टोटल एरिया आपको बताऊं तो ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो यहां पर मैंने लिखा ई इंटू ए, इसके लिए भी लिखा ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और इस टू को अगर मैं नीचे ट्रांसफर कर दूंगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन कर दिया है ई के मैग्नीट्यूड का। बट जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं डिराइव कर रहे हैं, आपको उसके डायरेक्शन के बारे में भी बताना है। इसलिए ये दो पॉइंट्स आपको लिखने बहुत जरूरी होंगे इसको डिराइव करने के बाद भी, कि अगर पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होगी। अगर ये पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर टू होगी, लेकिन बाहर जाते जाते, बाहर की तरफ जाते हुए, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग। और अगर नेगेटिव शीट है तो जैसे अगर ये नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर तो होगी लेकिन इनवर्ड नॉर्मल के अलोंग, यानी कि अंदर की तरफ आते हुए परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट, इसके बारे में भी सब कुछ देख लिया, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं ये देख लिया। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पीछे के वीडियोस भी जाके जरूर देखिए, सो दैट आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाइए और इसे बार बार रिवाइज करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड प्रॉफमेंसेस, बाय।